आप सभी मित्रों को नमस्कार। मैं ब्रजेश शुक्ला आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को हिंदी के संबंधित वर्णमाला के संबंध में बताऊंगा। वर्णमाला है क्या, यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण या अक्षर क्या है और भाषा क्या है, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वर्णमाला है क्या। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी है वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम भाषा को जानेंगे कि आखिर ये भाषा है क्या। भाषा को कई देशों में या कई क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है। हर जगह की बोली भाषा अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, मराठी भाषा इत्यादि। जैसा कि 22 भाषाओं का हमारे संविधान में प्रावधान है। तो इन भाषाओं के अंतर्गत आइए हम देखते हैं कि भाषा आखिर है क्या। तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाषा हमारे सभी भाषाओं की जननी संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात हमारी परिभाषा हो गई कि भाषा को जिस माध्यम के द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को स्वयं ग्रहण करते हैं, तो यह जो विचार विनिमय का माध्यम है, इसी को हम लोग भाषा कहते हैं। तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की जो सार्थक इकाई है छात्रों, वो वाक्य कहलाती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। तो उपवाक्य उसे कहते हैं जब कोई भी भाषा साहित्य में या जिस बोली के माध्यम से साहित्य रचना होने लगे, वह उपवाक्य कहलाती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद है। पदबंध से छोटी इकाई छात्रों पद है, जिसे हम लोग शब्द भी बोलते हैं। पद से छोटी इकाई अक्षर है। पद से छोटी इकाई अक्षर है, जिसे हम लोग वर्ण बोलते हैं। वर्ण और अक्षर में अंतर होता है थोड़ा बहुत, जिसे हम लोग अभी आगे चर्चा में लाएंगे। पदबंध से छोटी इकाई पद है और पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। अब ध्वनि क्या है? तो हमारे मुख से जो भी वर्ण या अक्षर शब्द निकलते हैं, वही ध्वनि है। जो भी हमारे मुख से शब्द निकलते हैं, वर्ण निकलते हैं, वो सब ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल, भाषा का एग्जाम्पल कैसे है। तो जैसे राम शब्द में र अक्षर, राम शब्द में र अक्षर, रा और म एवं 4 वर्ण, 2 अक्षर और 4 वर्ण। जैसे र में आ की मात्रा है और म में आ की मात्रा है। र में आ की मात्रा है और म में आ की मात्रा है। तो इसे हम लोग 4 वर्ण बताया गया है। र में आ की मात्रा है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ से स्वर को अलग कर रहे हैं, व्यंजन से स्वर को जैसे ही हम लोग अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हलंत हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग म में स्वर को अलग करेंगे, उससे हटाएंगे, तो यहाँ पे म में हलंत हो जाएगा और बिना स्वर के कोई भी व्यंजन उच्चरित नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं एक बात और दोस्तों, व्याकरण है क्या। जैसे कि हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि आखिर ये व्याकरण है क्या। तो भाषाएं अलग अलग होती हैं। जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी में कहें तो अंग्रेजी भाषा, इनकी लिपियां भी अलग अलग होती हैं। जैसे हिंदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है
और अंग्रेजी में रोमन लिपि का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार से इन भाषाओं को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए हम लोग व्याकरण का निर्माण करते हैं। बिना व्याकरण के भाषा को सही तरीके से व्यवस्थित कर ही नहीं सकते, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो व्याकरण के लिए उसका विच्छेद होगा वि धन आधन करण। वि धन आधन करण। वि का अर्थ होता है विशेष और करण का अर्थ होता है व्यवस्थित करना। किसी भी भाषा को सही तरीके से व्यवस्थित करना ही व्याकरण कहलाता है। इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं। व्याकरण में वी और आ दो उपसर्ग लगे हुए हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये करण के पहले लगे होते हैं। तो उपसर्ग का मतलब ये होता है कि शब्दों के पहले लग करके उनके अर्थ को बदल देना, वही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। उपसर्गों की संख्या हिंदी में 22 मानी गई है। तो आइए देखते हैं आगे कि वर्णमाला की परिभाषा। अब देखिए, वर्णमाला में वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा में वर्ण को क्या कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला की जो परिभाषा है दोस्तों, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जो हमारी होती है वो अव्यवस्थित होती है, जैसे कि स्वर कहीं और, व्यंजन कहीं और। अगर इस स्थिति में है तो उसे हम लोग वर्णमाला पूर्णतः नहीं कह पाएंगे। तो जब उसका रूप, परिभाषा हमारी यही कहती है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, तो जो स्वर और व्यंजन हमारा है, जब उसका रूप व्यवस्थित हो जाएगा, सारी चीज़ें सही तरीके से स्थापित हो जाएंगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। आगे देखिए कि मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। उच्चारण के आधार पे दोस्तों कितने वर्ण हैं? 45 वर्ण हैं, जिनमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिनमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। एवं लेखन के आधार पे, उच्चारण के आधार पे तो 45 वर्ण हो गए, जिनमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। अब इसी पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर जब उच्चारण के आधार पर 35 व्यंजन और 10 स्वर हैं, 45 वर्ण हैं, तो लेखन के आधार पर कितने स्वर और व्यंजन होंगे? तो आइए देखते हैं। तो लेखन के आधार पे 52 वर्ण हैं, जिनमें 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। लेखन के आधार पे 52 वर्ण हैं, जिनमें 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, हिंदी में मूलतः 11 प्रकार के स्वरों की गणना की गई। हिंदी में मूलतः 11 प्रकार के स्वरों की गणना की गई है, जिनमें अ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये वर्ण 11 स्वर माने गए हैं। और अंत में जो अंग और आहा है, इसे भी स्वरों में गिना गया है। तो अंग को हम लोग अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से जो स्वरों की संख्या है हिंदी में, वह 13 मानी गई है। अब यहाँ पे हम लोग स्वर के बारे में जानेंगे कि आखिर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो अ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आहा। तो यहाँ पे 11 प्रकार के जो स्वर हैं वो मूलतः 11 प्रकार के स्वर हैं। लेकिन अगर कुल की बात की जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी में, तो कुल स्वरों की संख्या 13 बताई गई है। अंग और आहा को भी इसमें जोड़ा गया है। अब आइए देखते हैं
कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजनों की जो संख्या है वो जैसा कि 33 बताई गई है, तो वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। तो व्यंजन क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंगा, छ वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ इया, ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ अड़ा, प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म, और उसके बाद एक अंतस्थ व्यंजन आता है जिसे हम लोग य व र ल बोलते हैं। उस व्यंजन स ख स ह। तो कहने का मतलब कुल 33 प्लस 2 बराबर 35। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 33 और 2 जो दो व्यंजन और पाए गए हैं उन्हें हम लोग द्विगुणक व्यंजन कहते हैं। जो ट वर्ग में आया हुआ है ड और ढ दो द्विगुणक व्यंजन हैं जिसमें 2 गुण पाया जाता है। स्वर और व्यंजन दोनों का गुण उसमें विद्यमान रहता है, इसलिए उसे द्विगुणक व्यंजन बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो संयुक्त व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन पाए गए हैं, जिसमें छ को जब अलग करेंगे तो इसमें क और क धन, ये मूर्धन्य स इसे हम लोग बोलते हैं। संस्कृत में इसे हम लोग मूर्धन्य स के नाम से जानते हैं। उसके बाद त को जब अलग करेंगे तो त और र हो जाएगा। ज्ञ को जब अलग करेंगे तो ज और य हो जाएगा। स्र को जब अलग करेंगे तो सीटी वाला स जिसे हम लोग तालव्य स बोलते हैं, स और र ये अलग हो जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि संयुक्त व्यंजन जो हमारे हैं वो 4 प्रकार के पाए गए हैं। उसके बाद देखिए आगे कि विदेशों से आगत गृहीत ध्वनियाँ। तो जो विदेशों से ध्वनियाँ ली गई हैं, जो वर्ण या अक्षर लिए गए हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं कि अरबी फारसी से कौन शब्द लिया गया है। तो अरबी फारसी से अ, क, ख, ग, ज, फ, अ, क, ग, ज। मतलब कहने का ये है कि अ, क, ख, ग, ज, फ ये विदेशी शब्द हैं, मतलब अरबी फारसी के शब्द हैं, तो इसीलिए हम इन्हें विदेशी शब्द बोलते हैं। उसी प्रकार से देखा जाए तो अ, क, ख, ग इनका प्रयोग अब ज़्यादा नहीं होता, तो कहीं कहीं इनका प्रयोग होता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे छात्रों कि यहाँ पे जो ये बिंदी लगी हुई है इसे हम लोग नुक्ता बोलते हैं। इसे हम लोग नुक्ता बोलते हैं और इसका प्रयोग आम तौर पर होता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये विदेशी शब्द हैं, जब इनका प्रयोग होता ही नहीं है तो नुक्ता का प्रयोग भी ज़्यादातर नहीं हो पाता। इन्हें तल बिंदु या नुक्ता वर्ण बोलते हैं। जो ये बिंदी लगी हुई है, हर वर्ण में, हर अक्षर में जो बिंदी लगी हुई है उसे हम लोग तल बिंदु या नुक्ता बिंदु कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि स्वर किसे बोला जाता है। स्वर किसे बोला जाता है? तो स्वर जो होते हैं वह पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर किसी का प्रतिबंध नहीं होता। तो देखिए परिभाषा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हिंदी में कुल की अगर बात की जाए कि भाई कुल स्वर कितने हैं, तो आपको बताना है कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। अगर मूलतः स्वरों की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पे 11 स्वर हैं। अंग और आहा को उसमें नहीं जोड़ा गया, अनुस्वार और विसर्ग को उसमें नहीं जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पे परंपरागत रूप से पूछा गया है, मतलब कुल स्वरों की संख्या पूछा गया है, तो आपको बताना है 13 है। उसके बाद देखिए स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने पहले टॉपिक पढ़ाने से पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि आज हम लोग किस चीज़ टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसी में से यहाँ पे है कि स्वर क्या है। तो स्वरों को मैंने बता दिया कि स्वर जो होते हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और स्वरों की जो संख्या है वह 13 मानी गई है। अब स्वरों का विभाजन, स्वर होते कितने प्रकार से हैं, वो आइए हम लोग देखते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर
स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग जानते हैं और आपको पता भी होगा, काफ़ी छोटी कक्षाओं से पढ़ाया जाता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटा, ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटा, दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़ा और प्लुत का मतलब होता है कि दीर्घ से भी बड़ा। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और प्लुत का मतलब होता है कि दीर्घ से भी बड़ा स्वर। अब कौन कौन से होते हैं आइए हम लोग उच्चारण के आधार पर देखते हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटा स्वर। तो छोटे स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ये होते हैं ह्रस्व मतलब छोटे स्वर। तो छोटे स्वरों में उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर बोला जाता है। जो छोटे स्वर होते हैं उनको ह्रस्व स्वर बोला जाता है। और दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो स्वरों में जो बड़े होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर बोला जाता है। प्लुत का मतलब होता है प्लुत स्वर, मतलब दीर्घ से भी अगर अधिक समय लगता है बोलने में, अगर दीर्घ से भी अधिक समय लगता है तो उसे हम लोग प्लुत बोलते हैं। जैसे ओम शब्द हो गया, ओम शब्द में हम ओम का प्रयोग जब करते हैं या उच्चारण करते हैं तो उसको हम ज़्यादा देर तक खींचते हैं, मुख से जो हमारी ध्वनि निकलती है तो वो ज़्यादा देर तक उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे जानने के लिए ये है कि यहाँ पे आखिर ए और ए को और ओ और औ को दीर्घ या ह्रस्व क्यों नहीं बोला गया? तो ए और ए को और ओ और औ को यहाँ पे ह्रस्व या दीर्घ इसलिए नहीं बोला गया है क्योंकि ए और ए और ओ और औ ये दोनों ही दीर्घ के अंतर्गत आते हैं, ये दोनों ही दीर्घ के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको ह्रस्व नहीं बोला गया। उसी प्रकार से आप लोग छात्रों जानते होंगे री के बारे में। जैसे री जो आपका स्वर है उसमें एक बड़ा री होता है और एक छोटा री होता है। तो जो छोटा ह्रस्व री होता है उसका प्रयोग हिंदी में होता है और जो दीर्घ री होता है उसका प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, संस्कृत व्याकरण में उसका प्रयोग होता है। अब आइए आगे देखते हैं आगे का प्रकार। अब देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि भाई उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं, तो पता लगा कि 3 प्रकार के स्वर हैं, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तीनों के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब आइए देखते हैं कि अगला प्रकार क्या है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर बताए गए हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तो आइए देखते हैं कि अग्र स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और मध्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पे, तो जो हमारी जिह्वा है इसके प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार के वर्ण आते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अग्र स्वर के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। अग्र स्वर के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, इन स्वरों का समावेश होता है। उसी प्रकार से मध्य स्वर के अंतर्गत, मध्य स्वर में सिर्फ छोटा आ का प्रयोग होता है, मध्य स्वर में सिर्फ छोटा आ का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से पश्च स्वर में देखिए, जीभ के मतलब जीभ के जो पश्च भाग में जहाँ से जो स्वर उच्चरित होता है उसे बोलते हैं पश्च स्वर, मतलब जीभ के पश्च भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उसे बोलते हैं पश्च स्वर। तो देखिए पश्च स्वर के अंतर्गत बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इन स्वरों का जो उच्चारण होता है वह जीभ के पश्च भाग से मतलब जीभ के पिछले वाले भाग से इनका उच्चारण होता है। और उसके बाद अग्र स्वर के अंतर्गत ई, बड़ी ई, ए और ऐ। तो कहने का भाव ये है कि अग्र भाग से जीभ के जो अग्र जीभ की नोक जो होती है वहाँ से जिन स्वरों का उच्चारण होता है
उसे हम बोलते हैं अग्रस्वर। मध्य स्वर के अंतर्गत मतलब जीभ के जो मध्य भाग से, जीभ के न तो अग्रभाग से और न ही पश्च भाग से जिन स्वरों का निर्माण होता है या जो स्वर उच्चरित होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मध्य स्वर। तो मध्य स्वर से जिस स्वर का उच्चारण होता है उसे बोलते हैं छोटा आ। उसी प्रकार से पश्च स्वर के अंतर्गत आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, इन स्वरों का निर्माण जो होता है, जो उच्चारण होता है, वह जीभ के पश्च भाग से होता है। अब आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर अभी तक हम लोगों ने प्रकार में देखा है कि उच्चारण के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, उसके बाद जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार के बताए गए। तो उसमें अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर, तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों की जो संख्या है वो विवृत। पहला है विवृत। विवृत का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहे। विवृत का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में उच्चारण करने के वाले का मुख पूरा खुला रहे, मतलब न तो आधा खुला रहे और न ही पूरा बंद रहे, मतलब पूरा का पूरा खुला रहे। जैसे हम लोग हंसते हैं तो हंसते समय ऐसा लगता है कि यहाँ पे विवृत स्वर का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि उसमें हमारा मुख जो होता है वो पूरी तरह से खुला होता है। अर्धविवृत अगला है अर्धविवृत। तो अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार हमारा आधा खुला रहे। विवृत का मतलब है पूरा खुला रहे, और अर्धविवृत का मतलब क्या है कि मुख द्वार हमारा पूरा का पूरा न खुला रहे बल्कि आधा खुला रहे। तो ऐसे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुख आधा खुला रहता है? तो वे हैं अ, छोटा आ, आए, आओ और आ। इसको प्रैक्टिकल करके आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा करने पे क्या ऐसा होता है, मतलब आ का प्रयोग करने पर और ऐ का प्रयोग करने पर, औ का प्रयोग करने पर क्या हमारा मुख आधा खुला रहता है? अन्यथा नहीं। अर्धसमृत, अर्धसमृत का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहे, मुख द्वार आधा बंद रहे। वहां पे क्या था? विवृत में क्या था? विवृत में यह था कि हमारा मुख पूरा का पूरा खुला रहे। उसके बाद अर्धविवृत आया। अर्धविवृत का मतलब आधा और विवृत का मतलब खुला रहना, मतलब आधा खुला रहना। अब यहाँ पे आता है कि अर्धसमृत। अर्धसमृत का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहे। आधा बंद रहने का मतलब यह है कि आधा खुला रहे, आधा बंद रहे। तो ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुख जो है आधा बंद रहेगा? तो वे ए हैं और ओ हैं। ए और ओ ऐसे वर्ण हैं, ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुख आधा बंद रहेगा। आइए आगे देखते हैं। समृत। समृत का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार हमारा क्या होता है? लगभग लगभग पूरा बंद रहता है। अब ऐसा कौन सा वर्ण है जिनके उच्चारण में मुख द्वार हमारा पूरा बंद रहता है? देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। प्रैक्टिकल के रूप में जैसे देखिए, उच्चारण अगर आप करेंगे, ई का प्रयोग करेंगे तो मुख द्वार हमारा लगभग बंद ही रहता है। बड़ी ई का प्रयोग करेंगे तो वही कंडीशन है। छोटा ऊ का प्रयोग करेंगे तो इसमें भी हमारा मुख लगभग लगभग बंद ही रहता है। बड़ा ऊ का प्रयोग करेंगे प्रैक्टिकल के रूप में तो उसमें भी हमारा मुख लगभग लगभग बंद ही रहता है। अब आइए आगे देखते हैं कि ओंठों की स्थिति के आधार पर, ओंठों की स्थिति के आधार पर, इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि उच्चारण के आधार पर, एक बार इसको देख लें, उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये स्वर हो गए, इनके प्रकार। उसके बाद जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर
अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यह 3 प्रकार के स्वर हो गए। अग्रस्वर के अंतर्गत ई, बड़ी ई, ए और ए ये स्वर आते हैं। मध्य स्वर के अंतर्गत मात्र अ, छोटा आ आता है। मध्य स्वर के अंतर्गत मात्र छोटा आ आता है। उसके बाद पश्च स्वर के अंतर्गत बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ इन स्वरों का प्रयोग होता है। उसके बाद मुख द्वार के खुलने के आधार पर, तो मुख द्वार के जब खुलने के आधार पर पूछा जाए तो उसमें विवृत, विवृत का मतलब होता है पूरा खुला रहना। विवृत का मतलब होता है पूरा का पूरा खुला रहना। जैसे कि मान लीजिए कि बड़ा आ, जैसे कि मान लीजिए बड़ा आ। उसके बाद अर्ध विवृत, अर्ध विवृत का मतलब होता है कि मतलब पूरा का आधा खुला रहना, पूरा का आधा खुला रहना। तो मुख द्वार जब हमारा आधा खुला रहता है तो ऐसे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख हमारा आधा खुला रहता है? तो अ, ए, ऐ, ओ ये ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुख आधा खुला रहता है। उसके बाद देखिए अर्ध समृद्ध, तो जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे हम लोग अर्ध समृद्ध बोलते हैं। वह स्वर ऐसे ऐ और ओ हैं। समृद्ध का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। तो मुख द्वार ऐसे कौन से वर्ण हैं, ऐसे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार हमारा बंद रहता है? तो ऐसे स्वर हमारे हैं ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुख ना तो आधा खुला रहता है ना ही पूर्णतः खुला रहता है, और इसमें हमारा मुख द्वार लगभग बंद रहता है, थोड़ा बहुत खुला रहता है। अब आइए आगे देखते हैं। ओंठों की स्थिति के आधार पर, इतना समझ में आया कि नहीं? ओंठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर हमारे माने गए हैं। पहला है अवृतमुखी और दूसरा है वृत्तमुखी। अवृतमुखी और वृत्तमुखी। वृत्त का मतलब होता है गोला और अवृत्त का मतलब होता है गोला न बनना। अवृत्त का मतलब होता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख गोला न बने, वृत्त की तरह न बने, उन्हें हम लोग अवृतमुखी कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुख गोला बन जाए तो उन स्वरों को हम लोग वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अब कौन कौन से हैं तो आइए देखते हैं। अवृतमुखी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुख गोलाकार नहीं बनता। उसके बाद वृत्तमुखी, वृत्तमुखी में ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ ये ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुख जो होता है वह वृत्ताकार बन जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।